नमस्कार स्टूडेंट्स विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 13। तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना डाइवर्स है ना। इसमें कितने कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के हमको प्राणी मिलते हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं हम, वो मिलते हैं। और कितनी जटिलताएं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को मिलती है। हम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर देखना चाहें तो हम बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको। बहुत सारे सेल्स को देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ को देख सकते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम्स एंड देन बायोम्स। तो इन सब की स्टडी करके हमें पता चलेगा कि देखो हमारा नेचर कितना डाइवर्स है और कितना कॉम्प्लेक्स है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आप क्वेश्चंस अगर पूछो रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, ओके, तो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम बुलबुल को गाते हुए सुने गार्डन में, उसकी वॉइस सुने, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ डज द बर्ड सिंग। ओके, तो अब इसका क्वेश्चन हाउ टाइप का जो क्वेश्चन है, इसके पीछे आंसर होगा मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, है ना। हाउ कैसे, मतलब बर्ड कैसे गा पा रही है, तो ये आप कैसे बताओगे, बाय डिस्क्राइबिंग द मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन इन द बर्ड। तो क्या कह सकते हैं उसमें, कैसे वही हाउ, तो हम बता सकते हैं कि जो बर्ड होती है इट कंटेन्स सिरिंक्स। बर्ड में सिरिंक्स नाम का एक ऑर्गन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो उसके ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाई वाला जो डाइवर्जन है उससे पहले। जैसे ये आगे चल के डाइवर्जन हो गया ब्रोंकाई का, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सिरिंक्स। और सिरिंक्स जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं। देखिए ये जो अंदर है ब्रोंकाई है जिसके थ्रू एयर जा रही है, एयर यहाँ से अंदर आएगी, तो जो सिरिंक्स है ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट इज़ अ यूनिक ऑर्गन विच इज़ फाउंड ओनली इन बर्ड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटीफुल वॉइस दैट वी हियर। अब अगला क्वेश्चन है, वाई डज द बर्ड सिंग। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, कि भाई क्यों, किस लिए, क्यों वो अपनी आवाज़ निकाल रही है ना, उसके पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई रोल है कम्युनिटी में, वो किसी ना किसी को कॉल कर रही है या किसी को डरा रही है, जो भी है, तो उसके पीछे उसका जो रोल है कम्युनिटी में वो उसको शो कर रही है। उसका कोई ना कोई काम है, उसको वो पूरा कर रही है, जिसके लिए वो सिंग कर रही है। अंडरस्टूड। तो फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ द वॉइस बॉक्स। हम उसके बर्ड के वॉइस बॉक्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि अंदर वाइब्रेटिंग बोन है, ठीक है ना, मैकेनिज्म समझाने लग जाएंगे हम। और दूसरे वाले क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि बर्ड की जो नीड है कम्युनिकेशन की और अपने साथियों को खोजने के लिए या ब्रीडिंग को पूरा करने के लिए, उसका जो रोल है एनवायरनमेंट में, वो इसीलिए ऐसा कर रही है। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग होगा, एक है वाई और एक है हाउ। दोनों प्रश्न हमारे माइंड में आए। तो एनवायरनमेंट को जब भी हम देखते हैं हमारे माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with these interesting questions of both types, why वाले भी
और हाउ वाले भी। जैसे वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, वो फ्लावर्स जो रात में खिलते हैं वो सफ़ेद क्यों होते हैं? टू, इसका आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एनर्जी, है ना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, अपनी जो एनर्जी है उसे बचाने के लिए। क्योंकि फ्लावर अगर पिगमेंटेशन में एनर्जी वेस्ट करेंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है रात के समय, तो वो बेकार हो जाएगा। कलरफुल फ्लावर्स की नीड नहीं है, दे डू नॉट नीड कलरफुल फ्लावर्स इन द नाइट। दिस वाइट फ्लावर रिफ्लेक्ट्स मोर ड्यूरिंग द नाइट। जो वाइट फ्लावर है वो ज़्यादा आसानी से नज़र आता है, ब्लूम करता है, आसानी से दिखता है, तो वाइट फ्लावर बेटर है ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर। अब ये बी कैसे पता लगा लेती है कि कौन से फ्लावर में नेक्टर है? तो उसके पीछे कुछ आंसर्स हैं, जैसे स्मेल से, जिसको हम ओडर भी बोलते हैं, साइट से, ठीक है ना, ये दो चीज़ें तो हैं। इसके अलावा चार्जेस से पता लग जाता है। जैसे यूजुअली जो फ्लावर होता है प्लांट में, उस फ्लावर में जो नेक्टरीज होती हैं, नेक्टरीज के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर फ्लावर में नेगेटिव चार्ज है तो वो बी को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, जो बी है जब वो अपने विंग्स को फ्लिप करती है, एक बी के जब विंग्स फ्लिप होते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यहाँ पर अट्रैक्शन है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बी विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ द नेक्टरी इन द फ्लावर। तो ये भी एक तरीका है जिससे ये जो बीज हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर, तो उन्हें पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई डज कैक्टस हैव टू मैनी थॉर्न्स। कैक्टस के पास इतने सारे थॉर्न्स यानी कांटे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं इतने सारे कांटे? तो आंसर है टू रिड्यूस वाटर लॉस, क्योंकि वो कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है, और वहाँ पर जो पानी है उसको बचाने के लिए जो उसकी लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। लीव का मॉडिफिकेशन है, स्पाइन हमको पता है, लीव स्पाइंस बन जाते हैं, जिससे कि उनका एरिया, सरफेस एरिया कम हो जाता है लीव का, एंड जो वेस्टेज ऑफ वाटर है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर। जो छोटा चिक होता है वो कैसे अपनी मदर को आइडेंटिफाई कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है? तो इसका आंसर है बाय इम्प्रिंटेशन। इम्प्रिंटेशन मतलब मन के अंदर स्मृति बन जाना, स्मृति बन जाती है उसके मन में अपनी मदर की। और मदर की स्मृति बनाने के पीछे क्या का रीज़न है? टच। वो उसको टच करता है बचपन से ही, स्मेल करता है, देखता है, और उसकी साउंड को सुनता है, ठीक है ना। इन सब वजहों से उसके मन में एक आकृति, एक इम्प्रिंट बन जाता है अपनी मदर का, और उस इम्प्रिंट के हेल्प से ही वो उसको बार बार आसानी से पहचान लेता है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स चेक इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? नाउ इकोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पर है, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट which studies the interactions among organisms and between the organisms and physical environment। इकोलॉजी में तो हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन आपस में,
उसके बाद उन ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इकोलॉजी जो है वो सबसे पहले जो नाम है इकोलॉजी, ये टर्म किसने दिया था, इसको आप नोट कर लीजिए। जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल इन 1869 1869 में अर्नस्ट हैकल ने ये टर्म दिया था इकोलॉजी। इकोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं। इकोलॉजी, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज ऑर्टिकोलॉजी and second is synecology. Synecology. So there are two branches of ecology. First is horticology and second is synecology. In horticology, we see the relationship between environment and the organism. Horticology में आपका मतलब है केवल environment का और organism का. So we see the relationship between the environment and organism. In synecology, we see the relationship between environment and community. ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि अंतर क्या है दोनों में। ध्यान से देखना, ऑर्टिकोलॉजी में आप एनवायरनमेंट को और ऑर्गेनिज्म को, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये स्टडी कर रहे हो, यानी आप ऑर्गेनिज्म के लेवल तक हो बस, ठीक है ना, या स्पीशीज़ के लेवल तक हो। लेकिन जब आप सिनेकोलॉजी स्टडी करते हो तो सिनेकोलॉजी में कम्युनिटी से मतलब है आपको, और कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं। नॉट इवन वन स्पीशीज़, मैनी स्पीशीज़ आर प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी। तो यहाँ पर सिनेकोलॉजी होता है, ध्यान रखिएगा। तो दीज आर द टू ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। नाउ इकोलॉजी जो है उसके लेवल्स क्या हैं? It is basically concerned with 4 levels of biological organization. First level is the organism. Second is the population. Third is the community. And fourth is the biomes. So these are the 4 levels of ecology. तो हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन वाले लेवल को इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले आपको मतलब ये समझना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले स्पीशीज़, सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, स्पीशीज़ से। तो स्पीशीज़ क्या है? तो स्पीशीज़ इज बेसिकली those organisms which are similar to each other anatomically
and morphologically, anatomically and morphologically, and are able to interbreed with each other, and are able to interbreed, are considered part of a species. interbreed, तो स्पीशीज़ के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, और बाहर से अंदर से, और उसके अलावा वो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, यानी इनकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो भी आगे चल के ब्रीडिंग कर सके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या मानते हैं? एक स्पीशीज़ मानते हैं। अब स्पीशीज़ सबसे छोटा लेवल है हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा स्पीशीज़ के आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स of the same species, of the same species, ठीक है ना, living together in a particular area, living together in a particular area form a population। तो सपोज एक एरिया के अंदर बहुत सारे सेम काइंड के, सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या कहोगे कि जब ये सारे सेम हैं, एक ही स्पीशीज़ के हैं और एक एरिया में रह रहे हैं, तो इनकी आप क्या डिस्क्राइब करने लग जाओगे? पॉपुलेशन। तो आप कहोगे कि हाँ, टोटल 6 इंडिविजुअल्स उस एरिया में रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन 6 है, और सपोज़ एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो आप कहोगे 1 मीटर स्क्वायर में इतने हमें प्लांट्स मिले या इतने ये एनिमल्स मिले। तो दैट इज़ आप क्या बता रहे हो? आप पॉपुलेशन बता रहे हो, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले स्पीशीज़, स्पीशीज़ से आगे फिर हमने पढ़ा पॉपुलेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी, थर्ड लेवल। बायोटिक कम्युनिटी में डेफिनेशन क्या हो जानी चाहिए? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिख देता हूं मैं, बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज that live together in the same area, that live together in the same area, okay, and interact with each other, so they form a biotic community। तो देख लेते हैं। मान लीजिए किसी यूनिट एरिया में आपको ऐसा कुछ देखने को मिला, तो आप क्या कहोगे? अब यहाँ पर आप कहोगे कि हियर वी सी द बायोटिक कम्युनिटी बिकॉज वी सी 3 डिफरेंट पॉपुलेशंस लिव टुगेदर। यहाँ पर 3 अलग अलग पॉपुलेशन हमको दिखाई दे रही हैं। एक पॉपुलेशन हमको दिखाई दे रही है इस कलर की, एक पॉपुलेशन हमको दिखाई दे रही है ये, और एक पॉपुलेशन हमको दिखाई दे रही है ये। तो हमें 3 अलग अलग पॉपुलेशंस एक साथ, एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में, एक एनवायरनमेंट में
एक एरिया में, हैबिटेट में साथ में रहती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब ये क्या बन गया है? ये बन गई है कम्युनिटी, जिसको हम बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी। तो ये थर्ड लेवल था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। अब अगले लेवल पे चलते हैं। कम्युनिटी के बाद हमको मिलेगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। इट इज अ नेचुरल सेल्फ सस्टेन्ड unit comprising a biotic community and its abiotic and its next पेज में देखते हैं abiotic physico-chemical एनवायरमेंट, ENV लिख दिया है शॉर्ट में। तो इकोसिस्टम में क्या है? बायोटिक कम्युनिटी है और उसका एबायोटिक फिजिको केमिकल एनवायरमेंट है, ठीक है ना। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट हैं इकोसिस्टम के अंदर। देखिए अभी तक हम कौन कौन से लेवल पढ़े? हमने स्पीशीज़ पढ़ा, उसमें बायोटिक लेवल था। हमने पॉपुलेशन पढ़ा, उसमें बायोटिक लेवल था। फिर हमने कम्युनिटी पढ़ा, तो उसमें भी बायोटिक लेवल था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इकोसिस्टम में आते ही हमने एबायोटिक कंपोनेंट को भी इंक्लूड कर लिया। तो जब कम्युनिटी रहती है किसी प्लेस पर और वहाँ पर हम उनके आपस के रिलेशनशिप को और फिर उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको कंसिडर करते हैं, तब हम बात करते हैं किसकी? इकोसिस्टम की। तो दैट इज़ द इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम के आगे अगर हम बढ़ें तो हमें मिलेगा बायोम्स। बायोम्स, तो बायोम्स में इंक्लूड मैनी इकोसिस्टम्स, ठीक है। दे में इंक्लूड मैनी इकोसिस्टम्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी रीजन में आप बायोम डिफाइन करते हो तो उस बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं। तो इकोसिस्टम से आगे का जो लेवल है वो क्या है? बायोम, उससे बड़ा लेवल। एंड लास्ट में आप बायोम के आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में क्या है? इसमें बायोटिक कंपोनेंट है, पूरी दुनिया का, पूरे पूरे यूनिवर्स का हम इसमें इंक्लूड करते हैं बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। किसी प्लेस का नहीं, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नहीं, पूरे वर्ल्ड का। और एबायोटिक कंपोनेंट में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर सारे इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। तो बायोस्फीयर में सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा लेवल है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे बायोस्फीयर तक आप आ चुके हैं। अब इसको ज़रा सिंपल वे में देख लेते हैं। स्टार्ट किया था कहाँ से? स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी लिख देता हूँ, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। तो ये इस तरह से हम आगे बढ़े।
है ना। हैबिटेट, ये भी इसमें यूज़ होगा इस चैप्टर में, वर्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस, ओके, इट इज़ अ प्लेस, और ये स्पेसिफिक प्लेस है वेयर अ स्पीशीज और पॉपुलेशन लिव्स इन नेचर, एंड it is a physical area where they get shelter, they get security, they get support। तो ये वो जगह है जहाँ पर कोई पॉपुलेशन या कोई स्पीशीज सर्वाइव करती है, रहती है, जहाँ उसे सिक्योरिटी मिलती है, जहाँ उसे फूड मिलता है, जहाँ उसे शेल्टर मिलता है। तो दैट इज़ द हैबिटेट। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ। अभी इस यूनिट में, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।